हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम करने वाले हैं प्लेन्स, डेजर्ट और आइलैंड। प्लेन्स में नॉर्दर्न प्लेन्स और कोस्टल प्लेन्स, डेजर्ट मरुस्थल वही, आइलैंड्स में ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, वो सब हम देखेंगे। तो इंडिया का जो फिजियोग्राफिक डिवीज़न है उसको 6 कैटेगरीज में, 6 पार्ट्स में उसको डिवाइड किया गया। इंडिया का फिजियोग्राफिक डिवीज़न क्या क्या है? हिमालय है, फिर नॉर्दर्न प्लेन्स, कोस्टल प्लेन्स ये हो गया, फिर पेनिनसुलर प्लेट्यूज हो गया। फिर हमने सब देखा नहीं है, कि करके देखेंगे अलग अलग वीडियोस में। पेनिनसुलर प्लेट्यूज, फिर हो जाएगा डेजर्ट, ग्रेट इंडियन डेजर्ट, फिर आइलैंड हो गया। तो ये 6 फिजियोग्राफिक डिवीज़न है इंडिया का। ओके, तो आज हम प्लेन्स देखने वाले हैं। प्लेन्स में नॉर्दर्न प्लेन्स, कोस्टल प्लेन्स दोनों देखेंगे। डेजर्ट देखने वाले हैं, डेजर्ट देखने वाले हैं, आइलैंड देखने वाले हैं। ओके, चलो, तो ये नॉर्दर्न प्लेन्स, पहले हम देखेंगे नॉर्दर्न प्लेन्स। तो अभी हमने रिवर देख लिया है। वैसे आपके पास जब ये वीडियो, ये जब प्लेलिस्ट बनेगा तो ऊपर नहीं चलेगा इस वीडियो को, लेकिन अब जब मैं वीडियो बना रही हूँ तो उस हिसाब से मैंने रिवर करवा दिया है। ठीक है, तो नॉर्दर्न प्लेन्स मीन्स जो प्लेन्स नॉर्थ में है। तो नॉर्थ में प्लेन्स बने कैसे, कैसे क्रिएट हुए? तो ये जो ऊपर हिमालय है, ये जो ऊपर हिमालय से जो रिवर निकलती है, जैसे कि अभी हमने 3 रिवर्स में पढ़ा था, गंगा, इंदस, ब्रह्मपुत्र। गंगा, इंदस, ब्रह्मपुत्र, तो यही 3 रिवर से ये नॉर्दर्न प्लेन्स बनती है। ठीक है, कैसे बनती है वो हम देखेंगे। तो ये रिवर्स, ये जो हिमालयन माउंटेन से जो रिवर्स निकलती हैं तो अपने साथ सेडिमेंट्स लेके आती हैं, अपने साथ सेडिमेंट्स लेके आती है। ऊपर ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, फिर शिवालिक, शिवालिक के नीचे ही नॉर्दर्न प्लेन्स है। ठीक है, तो ये जो रिवर्स आती है अपने साथ सेडिमेंट्स लेके आती है और यहाँ लाके डिपॉजिट कर देती हैं। तो उसी डिपॉजिट से, उस डिपॉजिट को क्या बोलते हैं? अलूवियल डिपॉजिट। अलूवियल अलूवियल डिपॉजिट इसको बोलते हैं। इसी अलूवियल डिपॉजिट से नॉर्दर्न प्लेन्स बनता है। ठीक है, इसी अलूवियल डिपॉजिट से नॉर्दर्न प्लेन्स बनता है। समझ में आ गया कि रिवर्स अपने साथ डिपॉजिट लेके आती है, अलूवियल डिपॉजिट यहाँ पे लाके अलूवियल लेके आती है, अलूवियल सॉइल, फाइन सेगमेंट्स सब लेके आती है और यहाँ पे लाके डिपॉजिट कर देती है और फिर वहीं से ये नॉर्दर्न प्लेन्स बन जाता है। ओके, तो ये पूरा प्रोसेस होता कैसे वो हम देखेंगे इस डायग्राम के थ्रू। तो देखो, ये हिमालय हो गया, ये हिमालय हो गया, यहाँ से रिवर निकलेगी, यहाँ से रिवर, ग्लेशियर्स वगैरह यहाँ से, ग्लेशियर्स है ना इसमें, हिमालय पे ग्लेशियर्स वगैरह। तो यहाँ से रिवर का ये सोर्स हो गया, यहाँ से रिवर निकलेगी। तो जब ये रिवर यहाँ से वाटर फ्लो जब यहाँ से जब होता है तो ये एक भाबर, ये इसको बोलते हैं भाबर, ये जो सेगमेंट है, ये जो एरिया है इसको भाबर बोलते हैं। तो जब ये रिवर यहाँ से आ रही होती है तो अपने साथ चट्टान के ये जो हिमालय है इसके बड़े बड़े टुकड़े अपने साथ तोड़ के लाती है। ठीक है, अपने साथ बड़े बड़े टुकड़े लेके आती है। इसको बोलते हैं इरोजन। इरोजन का मतलब वही कि वाटर के साथ वाटर, इरोजन किसी भी तरीके से हो सकती है, वाटर, एयर, लेकिन यहाँ पे वाटर के थ्रू इरोजन हो रहा है। तो वाटर के साथ क्या क्या लेके आएगी? जो भी रास्ते में जो भी पत्थर वगैरह या फिर तोड़ के भी लाएगी, पत्थर वगैरह अपने साथ लेके आएगी, इरोड करेगी। इरोड का मतलब वही तोड़ना फोड़ना। इरोजन का मतलब क्या होता है? तोड़ना फोड़ना, तोड़ फोड़ के यहाँ से इस सामान को यहाँ से लेके यहाँ ले आना, मतलब कोई भी पर्टिकुलर जगह पे लाके रख देना, तो उसको बोलेंगे इरोजन हो गया। यहाँ पे कुछ सामान था, उसको इरोज यहाँ से उड़ा के या फिर वाटर के थ्रू यहाँ ले आया, इसको बोलते हैं इरोजन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इरोजन। तो यहाँ पे इरोजन वाटर के थ्रू हो रहा है, एयर के भी थ्रू होगा इरोजन। हम देखेंगे डेजर्ट में एयर के थ्रू इरोजन हो रहा है, यहाँ पे वाटर के थ्रू इरोजन हो रहा है। तो यहाँ से जितने भी पत्थर वगैरह है, जितने भी तोड़ फोड़ के लेके आएगी वाटर अपने साथ। ठीक है, और यहाँ पे लाके डिपॉजिट कर देगी। और ये बड़े बड़े पत्थर कैसे लेके आती है? यहाँ पे जो स्लोप है, ये बहुत स्टीप स्लोप है। ठीक है, बहुत स्टीप स्लोप है। देखो, ये बहुत कॉमन ये चीज़ पता होगा सबको कि जब देखो यहाँ पे वाटर का जो वाइडनेस होता है, जो चौड़ा होता है, वो बहुत नहीं होता है, यहाँ पे नैरो होता है। ठीक है, यहाँ पे नैरो होता है। जैसे कि यहाँ कोई अमाउंट ऑफ वाटर है, इस पाइप के थ्रू जा रहा है, अब वही सेम अमाउंट ऑफ वाटर इस पाइप के थ्रू जा रहा है, तो कहाँ पे ज़्यादा प्रेशर लगेगा? ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे प्रेशर लगेगा ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो ये नैरो है, ये वाइड है, तो सेम यहाँ पे नैरो है। पानी तो सेम अमाउंट में आ रहा है, यहाँ भी पानी सेम अमाउंट में जाएगा, जितना पानी आ रहा है भाई उतना ही तो पानी आगे जाएगा। तो यहाँ पे इतना पत्थर वगैरह क्यों लेके जा रही है? यहाँ पे लेके नहीं जा रही है क्योंकि यहाँ पे जो एरिया है वो बहुत नैरो है। नैरो की वजह से प्रेशर ज़्यादा है, प्रेशर ज़्यादा है, फोर्स ज़्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो पत्थर वगैरह भी वो मूव करा देगी।
और यहाँ पे जो स्लोप है वो भी बहुत स्टीप स्लोप है, ऐसे स्लोप है, और यहाँ पे स्लोप कम है। ओके, यहाँ पे ऐसे स्लोप है, फिर यहाँ पे स्लोप ऐसे कम हो गया है, तो यहाँ पे पत्थर वगैरह भी अपने साथ आ जाता है। ठीक, तो यहाँ पे लेके आई वाटर अपने थ्रू पत्थर वगैरह सब लेके आई, बड़े बड़े पत्थर यहाँ पे लाके डिपॉजिट कर दी, जहाँ तक जा पाया वहाँ तक लेके गई, यहाँ पे डिपॉजिट कर दी। इस एरिया को बोलते हैं भाबर। फिर आगे पानी जाएगी, पानी आगे जाएगा, पानी आगे जाएगा, यहाँ पे इसको बोलते हैं तेराई। यहाँ पे पानी यहाँ पे बहुत वाइड हो जाएगा, एक तो यहाँ पे जगह वाइड हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे मार्सी लैंड, यहाँ पे बहुत दलदली लैंड यहाँ पे बन जाता है, स्वैम्पी दलदली लैंड यहाँ पे बन जाता है। ओके, तो यहाँ तक वाला में सब समझ में आ गया, भाबर तेराई ये सब समझ में आ गया। इस एरिया को पूरा, इसको तो सेपरेटली इसको भांगड़ से खादर बोलते हैं, लेकिन इस पूरे एरिया को क्या बोलते हैं, अलूवियल फ्लड प्लेन। समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है। अलूवियल फ्लड प्लेन मतलब यहाँ पे बाढ़ वगैरह आता है, फ्लड प्लेन इसको बोलते हैं, यहाँ पे बाढ़ वगैरह आ जाता है। ठीक, तो अलूवियल फ्लड प्लेन। तो भांगर खादर कैसे होता है ये समझते हैं। देखो क्या होता है कि जैसे वाटर जा रहा है, पे वाटर जा रहा है, एक ऐसे पानी जा रहा है, कभी बाढ़ आएगा तो ऑब्वियस सी बात है, बाढ़ आएगा तो ये जो वाटर यहाँ से जा रहा है अपना एरिया इंक्रीज कर देगा, ऐसे मतलब ये बाउंड्री था, अपना बाउंड्री के बाहर चला जाएगा पानी, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पानी आ गया, पानी से आगे बाढ़ आ रहा है, फिर बाढ़ कम हो जाएगी, पानी कम हो जाएगा, पानी का फ्लो कम हो जाएगा, बाढ़ रुक जाएगी, पानी का फ्लो कम हो जाएगा। तो वाटर फिर से अपने जो पहला उसका स्टेज था, अपना जो पहला बाउंड्री था उसी बाउंड्री के थ्रू चला जाएगा। ठीक, यहाँ पे वो कुछ तो डिपॉजिट किया होगा, यहाँ पे वाटर गया फ्लड के टाइम पे, तो यहाँ पे कुछ तो डिपॉजिट किया होगा, यहाँ पे कुछ तो डिपॉजिट किया होगा, यहाँ पे कुछ तो डिपॉजिट किया होगा। इसको बोलते हैं भांगड़, इसको बोलते हैं भांगड़। ठीक है, और ये डिपॉजिट रहेगा, मतलब ये रिन्यू तो होगा नहीं, ये तो इसको रिन्यू होने में ये तो बहुत टाइम तक ये डिपॉजिट रहेगा, ये तो फिर से नया यहाँ पे नहीं आएगा। जब दूसरा बाढ़ आएगा तभी इसको हटा के यहाँ पे इसकी जगह पे दूसरा डिपॉजिट होगा, रिन्यू होगा। तो भांगड़ का मतलब होता है, भांगड़ उस जगह को बोलते हैं जो रिन्यू नहीं हो रहा है, ये वाला ये रिन्यू नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे जो वाटर से जाएगी यहाँ पे भी तो डिपॉजिट करेगी अपने बैंक पे, ये वाला बैंक पे, और ये वाला जो है वो हमेशा रिन्यू होता रहेगा, क्योंकि पानी हमेशा आता रहेगा, हमेशा ये वाला एरिया रिन्यू होता रहेगा। समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे जो डिपॉजिट करेगी तो वो तो हमेशा रिन्यू होता रहेगा ना, पानी आता रहेगा, रिन्यू होता रहेगा। तो इसको बोलते हैं खादर। ठीक है, जो रिन्यू हो रहा है उसको बोलते हैं खादर, जो पास वाला है, जो दूर वाला है वो रिन्यू नहीं हो रहा है उसको बोलते हैं भांगड़। समझ में आ गया। और खैर चलो, तो ये समझ में आ गया कि हिमालय से वाटर आ रहा है, यहाँ पे भाबर, यहाँ पे ये पत्थर, यहाँ बड़े बड़े चट्टान यहाँ पे डिपॉजिट करेगी। तो इस ऑब्वियस बात है, यहाँ पे चट्टान वगैरह है, यहाँ पे पत्थर है, तो ये फिट नहीं होगा एग्रीकल्चर के लिए, नॉट फिट फॉर एग्रीकल्चर। ये भाबर वाला एरिया, तराई वाला एरिया फिट होगा, क्यों, यहाँ पे बहुत दलदली एरिया है तो ये फिट रहेगा, तो ये एग्रीकल्चर के लिए फिट रहेगा। लिख नहीं पा रही मैं अच्छे से, लेकिन आप समझ जाओ, एग्रीकल्चर के लिए फिट रहेगा। भांगड़ और खादर ये तो है ही बढ़िया एग्रीकल्चर के लिए, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि यहाँ पे आते तले जो सेडिमेंट्स है, जो वाटर अपने साथ लेके आ रही है इरोजन के थ्रू, यहाँ पे आते तले बहुत फाइन सेडिमेंट्स लेके आती है अपने साथ, बहुत फाइन सैंड लेके आती है अपने साथ। ठीक है, यहाँ पे तो पत्थर है, यहाँ पे छोटे छोटे पत्थर रहेंगे, मतलब छोटे छोटे रहेंगे, यहाँ पे आते तले बहुत फाइन सेडिमेंट्स आती हैं, बहुत फाइन सैंड। ठीक है, उसी को बोलते हैं अलूवियल, मिट्टी कह सकते हैं, कि अपने साथ आते तले मिट्टी लेके आ जाती है। उसके पहले तो पत्थर लेके आ रही है, फिर कंकड़ लेके आएगी, फिर मिट्टी। आई होप आपको यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैंने काफ़ी बार एक्सप्लेन किया तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो ये सब समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे माउथ जो होता है बहुत नैरो होता है, यहाँ पे आता है बहुत माउथ जो होता है वाइड हो जाता है। ये चीज़ होगी। एग्रीकल्चर बता दिया, एग्रीकल्चर के लिए फिट नहीं है या एग्रीकल्चर के लिए फिट है, ये ऑब्वियस सी बात है, एग्रीकल्चर के लिए फिट है, ये तो बेस्ट है एग्रीकल्चर के लिए ये वाला एरिया। ओके, एक चीज़ और, यहाँ पे जो रिवर होता है वो डिसअपियर हो जाता है, मतलब दिखाई नहीं पड़ता है। तो काहे दिखाई नहीं पड़ता है, गुम हो जाता है, उड़ जाता है, क्या होता है, नहीं, ये पत्थर के बीच में वाटर के स्ट्रीम से जा रही है, तो ऑब्वियस बात है, मतलब पत्थर के बीच में कैसे दिखाई देगा,
सब मतलब सोच के देखो, इमेजिनेशन से देखो कि यहाँ पे रिवर डिसअपेयर हो जाएगा। ऐसे बड़े बड़े पत्थर के बीच में वो रिवर जा रही है तो दिखाई नहीं पड़ेगी, और यहाँ पे रिवर फिर से अपीयर हो जाती है, यहाँ पे रिवर रीअपियर हो जाती है, फिर से अपीयर हो जाएगी, फिर से यहाँ से दिखाई पड़ने लगेगी, बाकी सब में दिखाई देगी। ठीक, नैरो बेल्ट बता दिया, यहाँ पे बहुत नैरो ये वाला जो एरिया बहुत नैरो वाला रहता है। तो कितना रहता है, 8 से लेकर 16 किलोमीटर तक ये रहता है, उतना याद रखना, बस थोड़ा ध्यान रख लो। 8 से 16 किलोमीटर ये वाला जो रहता है वो 10 से लेकर 20 किलोमीटर तक ये रहता है वाइड। ओके, फिर ये भांगर वाले एरिया में क्या रहता है, क्या डिपॉजिट रहता है भांगर वाले एरिया में, तो भांगर वाले एरिया में कंकर डिपॉजिट रहता है, कंकर। ओके, कंकर, इसको क्या बोलते हैं, कंकर को क्या बोलते हैं, कैलकेरियस कंसंट्रेशन, कैलकेरियस कंसंट्रेशन। ठीक है, और इस भांगर वाले को क्या बोलते हैं, ओल्ड एल्यूमिनियम, मतलब बताया ना वो पुराना वाला होता है, ये रिन्यू नहीं हो पाता है तो ओल्ड हो गया, जो बाबर रिन्यू हो रहा है इसको बोलेंगे, इस वाले को बोलेंगे, खादर वाले को बोलेंगे न्यू अलुवियम, न्यू अलुवियम, इसको बोलेंगे ओल्ड अलुवियम। ठीक है, इसको बोलेंगे ओल्ड अलुवियम। ये सब समझ में आ गया, यहाँ तक में कोई डाउट नहीं होगा। और मैक्सिमम जितने भी नेशनल पार्क्स वगैरह हैं तराई वाले एरिया में मिलते हैं, लेकिन अभी हम देखने नहीं वाले हैं कौन कौन से नेशनल पार्क है जो, वो हम सारे एक जगह देखेंगे कि कौन कौन से नेशनल पार्क है, उसको हम एक जगह देखेंगे। ठीक है, अभी नहीं करने वाले हैं। ये सब चीज़ें याद रखना, ये स्टेप याद रखना, भाबर तेरई भांगर, भाबर और भांगर को कंफ्यूज मत कर लेना, भाबर तेरई भांगर खादर, ये सब चीज़ें याद रखना, भाबर तेरई भांगर खादर, ये स्टेप याद रखना क्या क्या होती है, जैसे कि इसमें एग्रीकल्चर फिट नहीं है, इसमें है, यहाँ पे रिवर डिसअपियर हो जाती है, यहाँ पे रिवर फिर से रीअपियर हो जाती है, ये सब चीज़ें याद रखना। ये इसको बोलते हैं अलुवियल फ्लड प्लेन, ये याद रखना। भांगर में कंकर पाए जाते हैं जिसको बोलते हैं कैलकेरियस कंसंट्रेशन, खादर में, खादर को न्यू अलुवियम बोलते हैं और भांगर को ओल्ड अलुवियम बोलते हैं। बेल्ट, यहाँ पे नैरो बेल्ट होता है, यहाँ पे आते थे वाइड बेल्ट हो जाता है। नैरो बेल्ट ऑन एवरेज याद हो तो ठीक है, 8 से लेकर 16 किलोमीटर, ये 10 से लेकर 20 किलोमीटर। ठीक है, सब डिवीजन हो गया। चलो आगे चलते हैं। ये देखो बताया ना भाबर, ये अलुवियल फैन, कोन्स वगैरह, पोरस होता है, ये पोरस मतलब वही वाटर है, सब बीच बीच से निकलता है। पेबल्स इसमें रहेंगे, बड़े बड़े पत्थर वगैरह, स्ट्रीम इसमें दिखाई नहीं देता है। तेराई जो होता है वो स्वैम्प होता है, यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क वगैरह मिलेंगे, यहाँ पे ज़्यादा वाइल्ड लाइफ यहीं पे ज़्यादा एग्जिस्ट करती है। भांगर में यहाँ पे कैलकेरियस कंकड़ वो पाए जाते हैं, ये लार्जेस्ट होता है, भांगर वाला जो एरिया होता है वो लार्जेस्ट एरिया होता है, और ये ओल्ड होता है, ओल्ड अलुवियम इसको यहाँ पे पाए जाते हैं। खादर में इंटेंसिव एग्रीकल्चर, सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर इंटेंसिव एग्रीकल्चर खादर में होंगे। क्यों, क्योंकि ऑब्वियस बात है वहाँ पे न्यू अलुवियम आ रहे हैं, वहाँ पे हर बार न्यू अलुवियम आ रहे हैं, तो वो एरिया ज़्यादा फर्टाइल होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं कोस्टल प्लेन्स पे। तो कोस्टल प्लेन्स किसको कहते हैं, तो जैसे कि देखो यहाँ पे ये वेस्टर्न घाट है, हमने घाट वगैरह देखा नहीं, लेकिन ये यहाँ पे वेस्टर्न घाट है। ठीक है, तो वेस्टर्न घाट, और इधर कौन सा है, अरेबियन सी। तो इसके बीच का जो एरिया अरेबियन सी, अरेबियन सी है, तो इसके बीच का जो ये वाला एरिया है इसी को तो बोलते हैं कोस्टल प्लेन्स। ये ईस्टर्न घाट हो गया, ये बे ऑफ बंगाल, तो इसके बीच का जो एरिया यही तो हो गया कोस्टल प्लेन्स। तो इसको हम देखने वाले हैं कोस्टल प्लेन्स, ये वाले एरिया को। तो ये देखो, इसको कोस्टल प्लेन जो है ये, उसको अलग अलग नाम, अलग अलग जगह के हिसाब से अलग अलग नाम में डिवाइडेड किया, अलग अलग नाम इसको दिया गया है। इस जगह पे इसको कोस्टल प्लेन को इस नाम से कहते हैं, इस जगह पे इस नाम से कहते हैं। तो ये चीज़ को हमें याद रखना है, क्योंकि ये चीज़ आ जाती है एग्जाम में कि कहाँ से कहाँ तक के वाले एरिया को हम किस नाम से जानते हैं। जैसे कि ये गुजरात वाले इस एरिया को कच्छ कोस्टल प्लेन्स के नाम से जानते हैं हम। ये वाला एरिया को कैथवार कोस्टल प्लेन्स के नाम से जानते हैं, लेकिन मेनली पूरा को ही कैथवार कहा जाता है मेनली। लेकिन अगर फर्दर डिवीजन करेंगे तो ऊपर वाले को कच्छ कह देंगे, नीचे वाले को कैथवार कह देंगे। अगर ओवरऑल में बात करेंगे कि पूरा का पूरा क्या कहेंगे भाई, एक नाम से अगर जानना हो तो इसको कैथवार ही कह देंगे। ठीक, तो इसको ध्यान रखना। जैसे कि यहाँ से यहाँ तक है, ये महाराष्ट्र से लेके गोवा तक का जो एरिया इसको कोंकण बोलते हैं, लेकिन यहाँ तक दिखा हुआ है। तो देखो इस वाले यहाँ से लेके यहाँ वाले एरिया को कोंकण कोस्ट बोलते हैं, कोंकण कोस्ट। फिर ये तमिलनाडु नहीं, सॉरी, केरला वाले एरिया को बोलते हैं मालाबार कोस्ट, केरला वाले एरिया को मालाबार कोस्ट। और ये जो है कर्नाटका वाले एरिया को कन्नड़ कोस्ट बोलते हैं, कन्नड़ कोस्ट।
कर्ण कोस्ट। तो यहाँ पे तो दिख नहीं रहा है, यहाँ पे 2 ही डिवीज़न है, तो वही कहीं कहीं आपको यहाँ से लेके यहाँ तक एक डिवीज़न दे देगा, जैसे कि अभी यहाँ से लेके यहाँ तक एक डिवीज़न दे दिया है, यहाँ से यहाँ तक दे दिया है। कभी कभी आपको ये 3 में भी डिवीजन देखने को मिलेगा। कहीं कहीं आपको यहाँ से लेके यहाँ तक मिलेगा ये कोंकण कोस्ट, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ले लेगा मालाबार कोस्ट। ठीक है, तो वो देखना पड़ेगा वो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, वो क्वेश्चन के हिसाब से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको नाम ऐसे याद रखना है तीनों, कि महाराष्ट्र से गोवा तक कोंकण, फिर ये कर्नाटका वाले एरिया को कन्नड़ कोस्ट, फिर ये केरला वाले एरिया को मालाबार कोस्ट। ठीक है, सेम इधर हम चलते हैं अभी ईस्ट के साइड। तो ये तमिलनाडु वाला एरिया जो है, तमिलनाडु वाला एरिया, इसको कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं, इसको कोरोमंडल कोस्ट। ये जो आंध्र प्रदेश, मेनली ये आंध्र प्रदेश वाले एरिया में आता है, थोड़ा सा उड़ीसा में भी जा रहा है, लेकिन मेनली आंध्र प्रदेश वाले एरिया को नॉर्दर्न सरकास बोलते हैं, नॉर्दर्न सरकास। और ये उड़ीसा वाले एरिया को उत्तकल प्लेन उड़ीसा वाले एरिया को। और ये वेस्ट बंगाल वाले एरिया को भी बोलते हैं, वेस्ट बंगाल वाले एरिया को भी बोलते हैं बाइगा प्लेन, बाइगा प्लेन। ठीक है, बाइगा प्लेन वेस्ट बंगाल वाले एरिया को। चलो थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में डिफरेंस क्या है। तो ये सबमर्जिंग है और इमर्जिंग है। सबमर्जिंग का मतलब डूबा हुआ है, और इमर्जिंग का मतलब थोड़ा सा ऐसे इमर्ज हो रहा है, बाहर की ओर आ रहा है, सबमर्जिंग। वेस्टर्न जो है, वेस्टर्न वाला जो कोस्टल प्लेन है, वेस्टर्न वाला, ये नैरो इन द मिडिल में नैरो है। ठीक है, देखो इसका शेप कुछ इस तरीके से है। ऊपर देखो, इस ऊपर में थोड़ा सा वाइड है, नीचे में थोड़ा सा वाइड है, मिडिल में नैरो है, तो इस टाइप का थोड़ा शेप है। ओके, और ये जो बाउंड्री है, ये जो बाउंड्री, ये स्मूथ नहीं है, ऐसे ऐसे करके, ऐसे म्यूटिलेटेड है, मतलब ऐसे टूटा फूटा ऐसे स्टेप है। ठीक, इसको म्यूटिलेटेड भी इसमें ऐड कर लेना, म्यूटिलेटेड है। नैरो इन द मिडिल, स्लोप बहुत स्टीप स्लोप है, ऐसे एकदम स्टीप स्लोप है। और देखो नंबर ऑफ पोर्ट्स यहाँ पे ज़्यादा है, क्यों है वो बताते हैं। ये वाला एरिया इमर्जिंग है, ठीक है, इमर्जिंग है, और ये वाइड है, ज़्यादा वाइड है, नंबर ऑफ पोर्ट्स यहाँ पे कम है। ये वाला जो एरिया काफ़ी वाइड है, ये वाला एरिया काफ़ी वाइड है। ओके, काफ़ी वाइड है, ये काफ़ी नैरो एरिया है, और ऊपर से स्टीप भी बहुत है। ये देख रहे हो वैसे काफ़ी ये स्टीप कम है, ये बहुत स्टीप है, ऐसे करके एकदम बिल्कुल स्टीप है, ये ऐसे करके स्टीप कम है ये। नंबर ऑफ पोर्ट्स यहाँ पे ज़्यादा क्यों है, यहाँ पे कम क्यों है? क्योंकि देखो यहाँ पे ये जो वाइडनेस है, जो वाइड है, ये बहुत वाइड है। तो यहाँ से देखो, इसको इमेजिन करो कि यहाँ शिप को जाना होगा, बैंक किनारे पे शिप को जाना होगा, तो इसको शिप पे जाने के लिए यहाँ पे जो पानी आएगी वो काफ़ी शैलो वाटर हो जाएगी, लैंड उसको काफ़ी मिलेगा। और शिप को ऐसे बैंक पे जाने के लिए उसको काफ़ी नीचे पानी चाहिए, तभी वो बैंक के पास जाएगा। और यहाँ पे ये इतना काफ़ी एरिया, वाइड एरिया है प्लेन के पास, तो वाटर के थ्रू जो शिप जाएगा, वाटर काफ़ी शैलो वाटर रहेगा, तो शिप वहाँ तक जा नहीं पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे पोर्ट्स कम है। और यहाँ पे ये जो एरिया वो वाइड नहीं है, तो यहाँ पे वाटर, जो यहाँ तक का वाटर है, ये बहुत शैलो नहीं रहेगा, यहाँ पे वाटर गहरा रहेगा। ठीक, तो बैंक के पास वो आसानी से वो शिप चला जाएगा। ये थोड़ा सा इमेजिन करो कि ओके, समझ में आ रहा है। तो इसलिए यहाँ पे नंबर ऑफ पोर्ट्स ज़्यादा होते हैं। और रही बात रिवर की, तो रिवर इधर ज़्यादा है, रिवर इधर कम है। रिवर जो इधर की तरफ ज़्यादा फ्लो करती है, इधर की तरफ कम फ्लो करती है। ठीक है, चलो ये सब समझ में आ गया। नंबर ऑफ पोर्ट्स, अब पोर्ट्स वगैरह हम देखेंगे नहीं आज, कितने पोर्ट्स थे जो वो हम देखेंगे बाद में। ओके, वैसे पोर्ट्स में मेजर पोर्ट्स और माइनर पोर्ट्स देख ले तो मेजर और माइनर। मेजर पोर्ट्स 13 है, मेजर वाले 13 है, माइनर वाले 200 है, वो अभी हम नहीं देखेंगे। ठीक है, एक चीज़ और, हाँ उसी के लिए वेट कर रही थी मैं, एक चीज़ और, ये जो कन्नड़ कोस्ट है, यहाँ पे जो कर्नाटका वाला जो कन्नड़ कोस्ट है, इसको सेंट्रल कोस्ट भी बोलते हैं। मतलब देख रहे हो सबसे बीच में कोस्ट पर रहा है, इसलिए इसको सेंट्रल कोस्ट भी बोलते हैं, कन्नड़ कोस्ट को। तो इसको भी लिख लेना। ठीक, चलो अब आते हैं डेजर्ट में टी का हम नीचे भाग गए। चलो अभी डेजर्ट वाला कौन सा एरिया है? डेजर्ट, ग्रेट इंडियन डेजर्ट, पूरा लिखो, ग्रेट इंडियन डेजर्ट। तो ये है
कौन सा वाले पार्ट में है? ये रहा प्यारा भारत हमारा। ये अरावली रेंज है, यहाँ पे अरावली रेंज काफ़ी ऊपर नहीं भग गया यहाँ पे? चलो यहाँ पे ये अरावली रेंज है। अरावली रेंज के अरावली जो रेंज है उसके नॉर्थ वेस्ट में यहाँ पे ग्रेट इंडियन डेजर्ट यहाँ पे पाया जाता है। इंडिया का ग्रेट इंडियन डेजर्ट, वही ग्रेट इंडियन डेजर्ट इंडिया का ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे वो पाया जाता है अरावली के नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में। ठीक, डेजर्ट क्यों बोलते हैं, मतलब इस एरिया को डेजर्ट क्यों कहा जाता है? ऑब्वियस बात है क्योंकि यहाँ पे जो इवोपरेशन का जो रेट है, यहाँ पे बारिश कम हो रही है, यहाँ पे इवोपरेट हो रहा है पानी जल्दी, रेट ऑफ इवोपरेशन जो है वो ज़्यादा है, वो जल्दी इवोपरेट हो रहा है पानी, लेकिन बारिश जो हो रही है वो कम हो रही है। रेट ऑफ इवोपरेशन कितना है? वो ज़्यादा है। और रेट ऑफ इवोपरेशन ज़्यादा है, रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन क्या है? कम है। तो इसी वजह से ये डेजर्ट मरुस्थल इसको कहा जाता है। पानी जो होता है यहाँ पे, रेनफॉल होता है, कितना होता है? रेनफॉल यहाँ बहुत कम होता है। कितना होता है? लेस देन, रेनफॉल जो होता है यहाँ पे वो कितना होता है? लेस देन 150 mm पर ईयर। लेस देन 150 mm पर ईयर यहाँ पे बारिश होती है। ठीक, यहाँ पे रिवर्स वगैरह हमने देख रखा है, लूनी, फिर माही, साबरमती, ये सब देख रखा है। ठीक, चलो तो जो थार डेजर्ट है, लार्जेस्ट ऑफ इंडिया, इंडिया का लार्जेस्ट है जो डेजर्ट हमने बताया यहाँ पे वो इंडिया का लार्जेस्ट डेजर्ट है जो थार डेजर्ट है। रेनफॉल लेस देन 15 सेंटीमीटर, 150 mm, ठीक है, 15 सेंटीमीटर पर ईयर। लेकिन लार्जेस्ट ऑफ इंडिया तो है ही, इंडिया का लार्जेस्ट जो है ही। और सबसे लार्जेस्ट डेजर्ट कौन सा है? सबसे लार्जेस्ट वर्ल्ड में वो है अंटार्कटिका। सुन के किसकी बत्ती गुल हुई? अंटार्कटिका सुन के। ये तो सहारा डेजर्ट था। अंटार्कटिका, देखो डेजर्ट 2 टाइप के होते हैं, कोल्ड डेजर्ट, एक हॉट डेजर्ट। तो ओवरऑल डेजर्ट की बात करें तो सबसे बड़ा डेजर्ट वर्ल्ड लेवल पे अंटार्कटिका है। लेकिन अगर बात की जाए कि लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो वो हो जाएगा सहारा डेजर्ट। ठीक है, जो कि अफ्रीका में है। ठीक है, अगर ओवरऑल बात की जाए तो अंटार्कटिका, अगर कोल्ड में बात की जाए तो भी अंटार्कटिका। ठीक है, लेकिन अगर बात की जाए डेंसली पॉपुलेटेड, सबसे ज़्यादा लोग कहाँ रहते हैं? डेंसली पॉपुलेटेड डेजर्ट पूरे वर्ल्ड में, डेंसली पॉपुलेटेड डेजर्ट पूरे वर्ल्ड में तो यही अपना वाला थार डेजर्ट। ठीक, रन ऑफ कच्छ जो है, रन ऑफ कच्छ उसको बोलते हैं वाइट डेजर्ट। इसको बस वनलैंड के रूप में याद करना। रन ऑफ कच्छ को वाइट डेजर्ट कहा जाता है। यहाँ पे फोटो में देखोगे ना तो ऐसा वाइट पूरा ऐसे सॉल्ट वगैरह यहाँ पे पूरा, इसी वजह से उसको वाइट डेजर्ट के नाम पे से उसको जाना जाता है। डेजर्ट में कई टाइप की हमें ये सब बनते हुए दिखेंगे। देखो जैसे कि ये है, उसको बाड़कन या फिर बाड़चन इसको बोलते हैं। ऐसे 2 विंग की तरह से दिखाई दे रहा है तो इसको बोलते हैं बाड़चन या फिर बाड़कन, जो भी कहो। ये कहाँ पाया जाता है? एग्जाम में पूछा गया था एक बार, तो कहाँ पाया जाता है ये मैक्सिमम? जैसलमेर में आपको ये मिलेगा बाड़चन। देखो यहाँ पे तो 2 विंग है, कभी कभी ऐसे 1 विंग रहते हैं। ठीक है, कभी कभी 1 विंग रहते हैं, इसको बोलते हैं सेफ, एक विंग रहेंगे तो। ओके, ये क्या है? तो ये डेजर्ट में कहीं कहीं पे पानी ऐसे इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं पलायस, पानी ऐसे इकट्ठा हो जाता है डेजर्ट में। ठीक, चलो अब हम चलते हैं ग्रुप ऑफ आइलैंड्स पे। ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को आर्कीपेलागो भी बोलते हैं। आर्कीपेलागो, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को आर्कीपेलागो भी बोलते हैं। तो हम कौन कौन से देखने वाले ग्रुप ऑफ आइलैंड्स? यहाँ पे क्या है? लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड, वो देखने वाले हैं। यहाँ पे क्या है? अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड, वो हम देखने वाले। ग्रुप ऑफ आइलैंड का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे आइलैंड मिल के वो बना हुआ है, उसको इसलिए ग्रुप ऑफ आइलैंड बोलते हैं। अंडमान एंड निकोबार यहाँ इतने सारे आइलैंड मिल के बना हुआ है, इसलिए इसको ग्रुप ऑफ आइलैंड बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा देखें? अंडमान वाला देखते हैं। चलो ये देखो, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पूरा यहाँ से तो कुछ, चलो यहाँ पे फिगर बनाते हैं इसको। ठीक, ऐसे है अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड। कैसा है? यहाँ पे
देखते हैं बन जाएगा, आई होप बन जाए। ये बंद नहीं हो रहा है, देखो कितना ही पेंटिंग करे, समझ जाना इतना में, ठीक है। देखो ये बंद होना चाहिए लेकिन हो नहीं रहा है। ओके चलो, ये है पूरा ये अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड। ये है नॉर्थ अंडमान, ये है मिडिल अंडमान, ये है साउथ अंडमान, ये है लिटिल अंडमान, ठीक है। ये कार निकोबार, ये है लिटिल निकोबार, ये है ग्रेट निकोबार। ओके, ये सब नाम याद रखना। चलो, तो ये सब पता हो ना, 10 डिग्री चैनल, ये सब चीज़ें पता होगी। तो ये जो लिटिल अंडमान और कार निकोबार, लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में एक चैनल जाता है, इसको बोलते हैं 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल इसको क्या बोल सकते हैं, ये अंडमान और निकोबार के बीच में है, ये भी बोल सकते हैं इसको एक तरीके से, या फिर इसको एक तरीके से लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में, किसी भी तरीके से पूछे ये आपको जवाब दे देना है। ओके, अंडमान निकोबार के बीच में है ये 10 डिग्री चैनल। ओके, लिटिल अंडमान या फिर कार निकोबार के बीच में है 10 डिग्री चैनल। ओके, ठीक है। एक और चीज़ पास होती है, डक्कन पास, यहाँ से लेके यहाँ तक। मिडिल अंडमान और साउथ अंडमान, मिडिल अंडमान और साउथ अंडमान के बीच में, नहीं गलत हो गया, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में एक पैसेज पास होती है जिसको बोलते हैं डक्कन पास, जिसको बोलते हैं डक्कन पास, ठीक है, डक्कन है। ओके, तो कुछ दिक्कत तो होगा नहीं, ये था ये तो याद हो जाएगा, अंडमान निकोबार के बीच में है भाई, इसके जस्ट ऊपर में एक और है। ओके, जस्ट ऊपर में ही है, तो साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में है ये डक्कन पास। ओके, पूरा तो इरेज नहीं कर सकते हैं। चलो, ये भी समझ में आ गया। अभी और देखते हैं, सैडल पिक, एक सैडल पिक है, सबसे हाईएस्ट पिक है, सैडल पिक है। चलो रेड पे नहीं लेते, सैडल पिक है, सैडल पिक है जो सबसे हाईएस्ट पिक है, सैडल डबल डी है ये, सैडल पिक है, सबसे हाईएस्ट पीक है किसका, या तो आप ये कह सकते हो कि अंडमान का, मतलब नॉर्थ अंडमान का सबसे हाईएस्ट है, इस तरीके से भी कह सकते हो, अंडमान का हाईएस्ट है, इस तरीके से भी कर सकते हो, और पूरा अंडमान और निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड का हाईएस्ट है, इस तरीके से भी कह सकते हो। मतलब सैडल पिक सबसे हाईएस्ट है पूरे अंडमान निकोबार आइलैंड का। कितना हाई है भाई, तो ये है 732 मीटर, 732 मीटर। ओके, ये तो सैडल पिक, क्या लग रहा है, राइटिंग समझ में नहीं आ रहा है, लिख लोगे ना, आई होप आप लिख लोगे। ओके, सैडल पिक, बस शॉर्ट में लिख रही हूँ। ऊपर से सेकंड हाईएस्ट पिक यहाँ है, सबसे नीचे, सबसे ऊपर में हाईएस्ट, सबसे नीचे में सेकंड हाईएस्ट, यहाँ पे है माउंट थुलियर, माउंट थुइलर, ये जो है वो सेकंड हाईएस्ट है। आप सेकंड हाईएस्ट ये भी कह सकते हो, पूरा अंडमान निकोबार का सेकंड हाईएस्ट, या फिर इसको इस तरीके से कहा जाए कि निकोबार का हाईएस्ट क्या है, सिर्फ निकोबार का, तो माउंट थुलियर, ठीक है। इसको थोड़ा सा क्वेश्चन को अगर घुमा दे तो आपको आ जाना चाहिए कि कैसे पूछ रहा है। ओके, तो इसको थोड़ा सा ध्यान देना, बस इसको रट्टू मत कर लेना कि यहाँ ग्रेट निकोबार में माउंट थुलियर है भाई, मतलब अगर पूरे नॉर्थ अंडमान एंड निकोबार से पूछ लिया सेकंड हाईएस्ट तो थुलियर, सिर्फ निकोबार का पूछा हाईएस्ट, मोस्ट सबसे हाईएस्ट, तो माउंट थुलियर, वही ऑब्वियस सी बात है। चलो हाँ, और भी आइलैंड है, और भी है, आइलैंड नहीं और भी पीक है, माउंटेन है, वो देखते हैं। ये मिडिल अंडमान में एक पीक है, माउंट दियाबलो, माउंट दियाबलो, ये थर्ड हाईएस्ट है, ठीक है, ओवरऑल का थर्ड हाईएस्ट है। और इसमें जो है ये थोड़ा, ये साउथ अंडमान में है, इसमें है माउंट कोयोब, ये फोर्थ हाईएस्ट है, ठीक है, माउंट कोयोब। अपने नोट्स में इसको बहुत क्लियरली लिख लेना, यहाँ पे सब कुछ पच हो गया है, तो माउंट कोयोब ये फोर्थ हाईएस्ट है, समझ में आ गया। चलो पूरा खाली करती हूँ।
यहाँ पे और कुछ देखने वाले हैं। एक वोल्केनो देखने को मिलेगा यहाँ पे मिडिल अंडमान और साउथ अंडमान के बीच में एक वोल्केनो देखने को मिलेगा, बैरन वोल्केनो। और ये जो वोल्केनो है इंडिया का, भारत का वनली एक्टिव वोल्केनो है, बैरन वोल्केनो, ठीक है, BARREN, बैरन वोल्केनो इंडिया का ये इकलौता एक्टिव वोल्केनो है। और यहाँ पे एक वोल्केनो है, यहाँ पे नॉर्थ अंडमान के थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा ईस्ट में यहाँ पे एक वोल्केनो है, इसका नाम है नारकोंडम वोल्केनो, ठीक है। और ये जो वोल्केनो है वो डोरमेंट वोल्केनो है, डोरमेंट का मतलब होता है कि मतलब उसके अंदर मतलब 15-20 साल से वो एक्टिव नहीं है, लेकिन कभी भी वो एक्टिव हो सकता है, तो इसको बोलते हैं डोरमेंट। एक और टाइप का वोल्केनो होता है, उसको बोलते हैं एक्सटेंट वोल्केनो। और उसका मतलब ये होता है कि वो मतलब 20-30 साल से 100 साल से वो मतलब उस पर कुछ नहीं हुआ है, वो एकदम वो एक्टिव नहीं हुआ है और संभावना भी नहीं है कि वो कभी एक्टिव होगा, तो उसको बोलेंगे एक्सटेंट वोल्केनो, ठीक है। डोरमेंट का मतलब वही 15-20 साल से नहीं हुआ है एक्टिव, लेकिन कभी भी हो सकता है। नारकोंडम कहाँ है पता चल गया, बैरन वोल्केनो कहाँ है पता चल गया, वनली एक्टिव वोल्केनो ऑफ इंडिया बैरन वोल्केनो कहाँ है, मिडिल अंडमान साउथ अंडमान के बीच में, या फिर वनली अंडमान में भी आ सकता है क्वेश्चन में, सिर्फ अंडमान में है। चलो यहाँ तक में हो गया। सबसे इम्पोर्टेंट बात वो तो बताया नहीं, तो ये जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है वो किस चीज़ का पार्ट है। तो जो देखो यहाँ से जो हिमालय माउंटेन जो आ रही थी, यहाँ पे जो यहाँ से टर्न ली थी, फिर यहाँ पे म्यांमार में जब वो एंटर की थी, तो इसी हिमालय माउंटेन को हम क्या बोलते हैं, इसी हिमालय माउंटेन को बोलते हैं अराकान योमा बोलते हैं इसी हिमालय माउंटेन को। अराकान योमा, इसी हिमालय माउंटेन को अराकान योमा बोला जाता है, ठीक है। तो म्यांमार में, और यही आगे जाके ये डूब जाता है, मतलब अंदर सबमर्ज हो जाता है, तो फिर से यहाँ पे जाके फिर से यहाँ पे मर्ज हो जाता है, फिर से एलिवेटेड पोर्शन है, ये एलिवेटेड पोर्शन है जो सबमर्ज्ड हो गया था माउंटेन, उसी का एलिवेटेड पोर्शन है ये, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं अंडमान निकोबार। इसको कैसे कह सकते हैं, इसको ये जो अंडमान निकोबार आइलैंड है ये किसका पार्ट है भाई, माउंटेन हिमालय माउंटेन का पार्ट है या फिर अराकान योमा का पार्ट है ये। इसी हिमालय माउंटेन को म्यांमार में अराकान योमा कहा जाता है। ओके, तो समझ में आ गया अंडमान निकोबार आइलैंड कहाँ से आया ये। यहाँ पे देखो एक यहाँ पे कोको चैनल, यहाँ पे कोको चैनल, ये क्या है, ये है सेपरेट करता है, कोको चैनल सेपरेट करता है म्यांमार को, ऊपर में म्यांमार है ना, तो म्यांमार को सेपरेट करता है किससे, अंडमान एंड निकोबार से। म्यांमार को सेपरेट करता है अंडमान निकोबार से ये कोको चैनल, ठीक है। एक और चैनल यहाँ पे देखो, यहाँ पे है ग्रेट चैनल, यहाँ पे है ग्रेट चैनल। ये किसको अलग करता है, ये अंडमान एंड निकोबार को अलग करता है फ्रॉम सुमत्रा ग्रुप ऑफ आइलैंड जो कि इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया में सुमत्रा ग्रुप ऑफ आइलैंड जो कि इंडोनेशिया में है, उसको अलग करता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से, ठीक है। ग्रेट चैनल यहाँ पे, ओके। ये जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है ना, स्टार्टिंग में बताया था कि अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, तो कितने आइलैंड के ग्रुप से ये बना हुआ है अंडमान निकोबार, कितने आइलैंड, अभी जितना बताया उतना नहीं, मतलब ये तो पीछे डायग्राम बनाया था उतना नहीं, वो तो मेन डायग्राम था। वैसे 572 आइलैंड से मिलकर ये पूरा बना हुआ है अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ठीक, 572 आइलैंड्स। और अगर पूछा जाए, वैसे याद तो रखने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन अगर पूछा जाए इसका लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, बस ध्यान रख लेना, उतना ध्यान नहीं, मतलब ज़रूरी नहीं रटना, लेकिन ध्यान रख लेना। 6 डिग्री से लेके 14 डिग्री नॉर्थ ये लैटिट्यूड हो गया, और 92 डिग्री से लेके 94 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ठीक है, अंडमान वाला, अंडमान निकोबार वाला, मतलब पूरा ये, ओके। चलो अब हम चलते हैं लक्षद्वीप पे, लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड पे। तो यहाँ देखो एक चीज़ और मिडिल अंडमान और साउथ निकोबार, मिडिल अंडमान और यहाँ पे मिडिल अंडमान और साउथ निकोबार के बीच में एक आइलैंड है, मिडिल अंडमान और साउथ
निकोबार नहीं, सॉरी, साउथ अंडमान, मिडिल अंडमान और साउथ अंडमान के बीच में एक आइलैंड है, उस आइलैंड को बोलते हैं बड़ा तंग आइलैंड। ठीक है, बड़ा तंग, बहुत तंग है, बड़ा तंग है, बड़ा तंग आइलैंड, बीच में है, बड़ा तंग हो गया है, बड़ा तंग आइलैंड। अब हम चलते लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप यहाँ देखो, यहाँ पे अ मीनिंग ग्रुप ऑफ आइलैंड को यहाँ पे सेपरेट करता है कोनोर आइलैंड से। ठीक है, इतना देख नहीं रहोगा साफ। अ मीनिंग ग्रुप ऑफ आइलैंड को सेपरेट करता है कोनोर आइलैंड से। ठीक है, तो कौन से डिग्री चैनल पे? 11 डिग्री चैनल यहाँ पे बनता है, 11 डिग्री चैनल, 11 डिग्री चैनल। ठीक, ये हो गया। और ये 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल है। ये किसको अलग करता है? सेपरेट करता है मिनिकोय को। इसके नीचे मिनिकोय है, इसके नीचे मिनिकोय आता है। मिनिकोय को लक्षद्वीप से सेपरेट करता है। मिनिकोय बहुत नीचे आता है, वो लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड का ही एक पार्ट है। तो मिनिकोय को अलग करता है लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड से। और जो ये मिनिको आइलैंड है, ये लार्जेस्ट आइलैंड है। ठीक है, पूरा लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड का ये लार्जेस्ट आइलैंड है, मिनिकोय आइलैंड। ठीक है, इसको और लक्षद्वीप को और मिनिकोय को सेपरेट कौन कर रहा है? 9 डिग्री चैनल। समझ में आ गया? 9 डिग्री चैनल, ये लार्जेस्ट आइलैंड है। सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है? सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड यहाँ पे है, यहाँ पे सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड यहाँ पे एंट्रकोट है। ये सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड है एंट्रकोट। ठीक है, कहीं कहीं आपको ये फर्स्ट दिख जाएगा, लेकिन वैसे सेकंड है। ये जो एंट्रोट है, ये सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड है, सेकंड लार्जेस्ट। ओके, ठीक है, इसको हटाते हैं। चलो, एक यहाँ पे एक और दिख रहा होगा, यहाँ पे 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? तो यहाँ पे हमने अभी बताया, क्या बताया? यहाँ पे मिनिकोय, हमने मिनिकोय बताया। यहाँ पे क्यों बता रही हूँ? यही क्या है, यहीं पे मिनिकोय है। ठीक है, तो ये मिनिकोय यहाँ पे, मिनिकोय इतना नीचे 9 डिग्री चैनल ये हो गया, ऊपर लक्षद्वीप, इसको अलग कर पता चल गया। मिनिकोय के नीचे यहाँ पे, इसके नीचे पे दिखाया नहीं, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे मालदीव्स है। मालदीव्स सबको पता है, मालदीव्स। ठीक है, तो मालदीव्स को और मिनिकोय को अलग कौन करता है? 8 डिग्री चैनल। मालदीव्स को मिनिकोय और मालदीव्स को अलग कौन करता है? ये 8 डिग्री चैनल। या फिर इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि मालदीव्स को और लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड को, मालदीव्स को और लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड को कौन सेपरेट करता है? तो 8 डिग्री चैनल। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा सवाल अगर आगे पीछे ऐसे ऊपर नीचे करके पूछे तो जवाब आ जाना चाहिए। ओके, एक तरीके से तो पूछेगा नहीं, किसी भी तरीके से वो पूछ सकता है। जैसे कि अभी अंडमान निकोबार में देखा हमने, किसी भी तरीके से वो पूछ सकता है। तो उसको याद इतने अच्छे से रखना है कि वो किसी भी तरीके से पूछे, बस पूरा डायग्राम याद रखो। तो किसी भी तरीके से पूछेगा तो डायग्राम याद आ जाएगा, सब कुछ याद आ जाएगा फिर। ठीक है, इसको भी हम देख लेते हैं, इसका लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड इसका देख लेते हैं। तो 8 डिग्री से लेकर 12 डिग्री इसका नॉर्थ लैटिट्यूड है, और 71 डिग्री से लेकर 74 डिग्री ईस्ट इसका लॉन्गिट्यूड हो गया। ठीक, बाकी सब तो हो गया। 11 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, लार्जेस्ट आइलैंड मिनिकोय, सेकेंड लार्जेस्ट एंड्रोट। चलो, ये कितने आइलैंड से मिलकर बना हुआ है? तो ये 36 आइलैंड से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, ये 36 आइलैंड, ये कितने था? 572, और ये है 36 आइलैंड से बना हुआ है। ओके, चलो आगे चलते, और भी आइलैंड से वो हम देख लेते हैं। चलो, हाँ ये देखते हैं। ये एक आइलैंड है इंडिया और यहाँ पे श्रीलंका के बीच में, कच्चथीवु आइलैंड। ठीक है, कच्चथीवु आइलैंड ये यहाँ पे इंडिया और श्रीलंका के बीच में ही है। फिर ये जो है ये रामेश्वरम आइलैंड है, और इसी को बोलते हैं पंबन आइलैंड भी वो उसको बोलते हैं, पंबम आइलैंड। ठीक है, पंबम आइलैंड। ये क्या है? ये गल्फ ऑफ मन्नार है, ये गल्फ ऑफ मन्नार। और ये पाक बे है। ठीक है, ये पाक बे है। और इसको क्या बोलते हैं? पाक स्ट्रेट। और इसी में मन्नार आइलैंड, यहाँ पे ये मन्नार आइलैंड। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, कहाँ पे मन्नार आइलैंड है। तो ये श्रीलंका के पास है। कच्चथीवु आइलैंड कहाँ है? तो इंडिया श्रीलंका के बीच में है। ठीक है, रामेश्वरम तो पता ही होगा। चलो
और भी देखते हैं। ये है एक आइलैंड, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक आइलैंड है न्यू मूर आइलैंड। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक आइलैंड है न्यू मूर आइलैंड, ये बस देखना, याद रखना। और यहाँ पे एक और देख लो, यहाँ पे आंध्र प्रदेश के पास एक आइलैंड है श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा आइलैंड है आंध्र प्रदेश के पास। यहाँ पे उड़ीसा में एक आइलैंड है व्हीलर आइलैंड, ये तो बता दिया था ना, रिवर पर आया था, तो व्हीलर आइलैंड, जिसको कि अभी प्रेजेंट में व्हीलर आइलैंड है, ठीक है, जिसको कि अभी प्रेजेंट में APJ अब्दुल कलाम आइलैंड कहा जाता है, APJ अब्दुल कलाम आइलैंड। ये सब आइलैंड्स याद रखना। एक यहाँ पे एक आइलैंड है गुजरात के पास है आलिया बेट आइलैंड, ये नर्मदा जो रिवर है उससे बनती है ये आइलैंड। तो आलिया बेट आइलैंड ये कहाँ है, गुजरात में, ठीक। चलो सारे आइलैंड वगैरह सब खत्म हो गया। आइलैंड होता क्या है ये पता है? पूरा मैंने कहानी कह दिया, ये तो बताया नहीं आइलैंड होता क्या है। जो लैंड चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ, जो लैंड है चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ होगा, ये लैंड है चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ, इसको बोलते हैं आइलैंड, चारों तरफ से। पेनिनसुला किसको बोलते हैं? ऐसा लैंड जो 3 तरफ के पानी से घिरा हो, एक तरफ लैंड से, उसको बोलते हैं पेनिनसुला। यहाँ पे पानी है, हमारा जो इंडिया का जो पार्ट है नीचे वाला जो साउथ वाला पार्ट है, ये पानी से घिरा हुआ है, ये पानी से घिरा हुआ है, ये पानी से घिरा हुआ है, ऊपर वाला पार्ट लैंड से घिरा हुआ है, इसको बोलते हैं पेनिनसुला, ठीक। आइलैंड जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ तक खत्म हो गया है, और यहाँ तक कुछ भी डाउट हो PDF के लिए टेलीग्राम चैनल चल जाना। यहाँ तक में कुछ भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछना, ओके। तब तक के लिए थैंक यू।